Hello everyone. Today we are going to continue our next topic of power plant engineering, that is in plant handling of fuel, that is coal. तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हम फ्यूल यूज़ करेंगे तो उसको हैंडलिंग कैसे करेंगे. सो इन प्लांट हैंडलिंग सिस्टम डील्स विथ फीडिंग ऑफ कोल फ्रॉम लाइव स्टोरेज टू द फर्नेस. तो इन प्लांट हैंडलिंग सिस्टम जो होता है वो किसके साथ डील करता है, स्टोरेज से लेके फर्नेस तक. जो जहाँ पे हमारा स्टोरेज है, जहाँ पे कोल जहाँ पे स्टोर किया जाता है या फिर कोई भी फ्यूल जो हम स्टोर करके रखते हैं, वहाँ से लेके वो उसको फर्नेस जो बॉयलर है वहाँ तक प्रोवाइड करने के लिए जो भी हम हैंडलिंग करते हैं, तो उसे ये उससे इन प्लांट हैंडलिंग सिस्टम उससे डील करता है. इट इंक्लूड्स वेरियस इक्विपमेंट्स फॉर ट्रांसफ़र ऑफ कोल लाइक बेल्ट कन्वेयर, स्क्रू कन्वेयर एक्सेट्रा आर equipment needed to weight the quantity of coal for feed. इट मीन्स कि अगर फ्यूल हमारा कोल है तो उसको बेल्ट कन्वेयर वो किस किस का हम उसको हैंडल करने के लिए बेल्ट कन्वेयर का यूज़ करेंगे, स्क्रू कन्वेयर का यूज़ कर सकते हैं और अलग अलग कन्वेयर का यूज़ कर सकते हैं. और उसको वेट कितना क्वांटिटी में वो जाना चाहिए तो उसको वेट करने के लिए एक अलग इक्विपमेंट लगेगा. In case of pulverized coal firing system, it requires large number of equipments like juts, pulverized mills, feeders, weighing machine, hoppers and automatic scale. तो ये सारी चीज़ें अगर पल्वराइज्ड कोल फायरिंग सिस्टम है तो ये सारी चीज़ें उसमें ये सारी इक्विपमेंट्स लगेंगी. इन लार्ज पावर स्टेशन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैंडल लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ कोल मैन्युअली. सो जो बड़े बड़े पावर स्टेशन रहते हैं तो उसमें मैनुअली हैंडल करना इसको डिफ़िकल्ट होता है. सो दस मैकेनिकल हैंडलिंग सिस्टम इज़ यूज्ड फॉर ईजी एंड स्मूथ ऑपरेशन एंड बेटर कंट्रोल. तो और ऐसी जगहों पर जहाँ पे लार्ज पावर प्लांट्स है, जहाँ पे जो कोल है वो ज़्यादा मात्रा में लगती है, तो वहाँ पे हैंडलिंग करने के लिए एक अलग मैकेनिकल हैंडलिंग सिस्टम होता है जैसे कि बेल्ट कन्वेयर वगैरह. तो वहाँ पे यूज़ होता है ताकि उसका जो फंक्शन है, ऑपरेशन है, वो इजीली हो जाए, स्मूथ ऑपरेशन रहे और कंट्रोल रहे. द कोल हैंडलिंग सिस्टम कंप्रेसेस ऑफ. तो कोल हैंडलिंग सिस्टम में क्या क्या होते हैं, दैट इज़ अनलोडिंग इक्विपमेंट्स, प्रिपेयरिंग इक्विपमेंट्स, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स, स्टोरेज इक्विपमेंट्स एंड वेइंग डिवाइस, कंबशन फीड सिस्टम. तो ये सारी चीज़ें इस हैंडलिंग सिस्टम में होती हैं. नेक्स्ट है हमारा इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कोल हैंडलिंग सिस्टम. दैट इज़ मैकेनिकल handling of coal is preferred over normal handling due to the following reason, that is higher reliability, less labor required, economical for medium and large capacity plants, easy and smooth operation, easy to start, with reduced labor management and control of plant become easy, minimum labor is put to unhealthy condition, losses in transport are minimized, कैन बी इकोनॉमिकली एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द नीड. तो इतने सारे जो हैं वो एडवांटेजेस हैं, ये सारे जो हैं वो एडवांटेजेस हैं. आपको कोई भी 3 या 4 से 5 एडवांटेजेस आपको लिखना है. नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस. तो कोई भी चीज़ का कुछ एडवांटेजेस रहते हैं तो उसके ड्रॉबैक्स भी रहते हैं, डिसएडवांटेजेस भी रहते हैं. नीड्स कंटिन्यूस मेंटेनेंस एंड रिपेयर. तो जो उसके मैकेनिकल पार्ट्स बढ़ने के कारण उसमें क्या होगा, बार बार मेंटेनेंस आएगा. कैपिटल कॉस्ट ऑफ द पावर प्लांट इज़ इंक्रीज्ड. तो जो कैपिटल कॉस्ट होगा that will be increased. In mechanical handling, part of a power generated by steam power plant is usually consumed. Therefore, net power available for supply to consumer is reduced. तो जो मैकेनिकल हैंडलिंग करने के लिए जो भी स्टीम पावर प्लांट से जो पावर जनरेट हो रहा है तो ज़्यादातर यूज़ हो जाता है, और फिर जो हमको जो पावर जनरेट करके जो कंज्यूमर्स को भेजने हैं वो कम हो जाते हैं. नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर. So an electrostatic precipitator is an electromechanical device which filters out fine particles like fly ash,
dirt, dust, etc. from dirty flue gas before releasing out of the chimney. तो आपने देखा होगा कि कई कंपनी जो जो चिमनी के बाहर जो गैसेस ब्लो करती है, मतलब जो आउटपुट रहता है उनका, जो गैसेस रहते हैं फ्लू गैसेस, तो उनको बाहर करने से पहले इस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से भेजा जाता है, ताकि उसमें जो भी एशेज़ है, डर्ट्स है और डस्ट है, तो ये सारी चीज़ें उसमें से एलिमिनेट कर दिया जाए. वर्किंग प्रिंसिपल: यूजिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ वेरी हाई वोल्टेज नेगेटिव चार्ज डीसी, द नेगेटिव चार्ज इज अचीव्ड यूजिंग ट्रांसफर. तो एक नेगेटिव चार्ज, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव चार्ज, दैट इज़ डीसी जो रहता है, उसका यूज़ करके हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोड्यूस करेंगे और उसके मदद से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं. कंस्ट्रक्शन क्या क्या होते हैं, इसके पार्ट्स देख लेते हैं क्या क्या होते हैं. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग बेसिक एलिमेंट्स: सोर्स ऑफ हाई वोल्टेज, आयनाइजिंग एंड वोल्टेज कितना रहता है 440 वोल्ट, 50 हर्ट्ज, थ्री फेज सप्लाई, ionizing and collecting electrodes, a high voltage transformer and a rectifier to convert AC to DC. Electrostatic precipitator has two sets of electrodes insulated from each other. One set of has the row of electrically grounded vertical parallel plates and they are called as collecting electrodes. तो यहाँ पे मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ कि ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड, तो कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है, यहाँ पे रखा जाता है और ये ग्राउंडेड होता है, ये ग्राउंड में होता है. देयर इज़ नो पॉजिटिव चार्ज इन कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड्स. तो ये जो कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड्स है इसमें कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं होता. एज दे आर ग्राउंडेड दे हैव ज़ीरो चार्ज. तो जैसे ही मतलब इनको ग्राउंड किया जाता है, ज़मीन में रखा जाता है, तो ये क्या होते हैं, ज़ीरो चार्ज पे रहते हैं. तो इसीलिए, और इनमें क्या होता है, नेगेटिव चार्जेस रहते हैं. नेगेटिव चार्जेस होने की वजह से तो ज़ीरो हमेशा बड़ा होता है नेगेटिव से, तो इसलिए ये कैसा, इसमें पॉजिटिव चार्जेस नहीं होते लेकिन ये एक्ट करता है एज अ पॉजिटिवली चार्ज, बिकॉज ये ग्राउंड किया रहता है तो इसका जो चार्ज रहता है वो ज़ीरो रहता है, और नेगेटिव चार्ज जो रहते हैं वो, मतलब ज़ीरो जो है वो नेगेटिव से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव है. तो इसलिए हम पॉजिटिवली ये एक्ट कैसा करता है कि पॉजिटिवली चार्ज एक्ट करता है. द सेकेंड सेट ऑफ इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ वायर्स एंड दे आर कॉल्ड डिस्चार्ज और एमिटिंग इलेक्ट्रोड्स. तो यहाँ पे जो एमिटिंग इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे दिया गया है, एमिटिंग इलेक्ट्रोड्स, तो ये एमिटिंग इलेक्ट्रोड्स जो है वो फुल्ली नेगेटिवली चार्ज रहती है. The discharge or emitting electrodes are centrally located between each pair of the collecting rods. The discharge of emitting electrodes carry the negative charge high voltage. कितना वोल्टेज रहता है इसके पास, 40 to 80 किलो वोल्ट फ्रॉम एन एक्सटर्नल डीसी सोर्स. तो यहाँ पे एक एक्सटर्नल डीसी सोर्स दिया हुआ है. यहाँ पे रेक्टिफायर आप देख सकते हैं. सो यहाँ पे रेक्टिफायर की मदद से जो एसी करंट है वो डीसी में कन्वर्ट हो जाता है, और वो डीसी सोर्स जो है वो 42 के 80 किलो वोल्ट पावर सप्लाई करता है एमिटिंग इलेक्ट्रोड्स को. अब वर्किंग हम देख लेते हैं, वर्किंग कैसे होते हैं. द डर्टी गैस कंटेनिंग डस्ट इज पास बिटवीन दिस टू इलेक्ट्रोड्स विच आर ऑपोजिटली चार्ज. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है डर्ट गैस, तो यहाँ पे एरो दिया हुआ है. इट मीन्स कि डर्ट गैस यहाँ से एंटर होगा और कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड और एमिटिंग इलेक्ट्रोड के बीच में होगा, जो कि एमिटिंग इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज है और कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज एक्ट कर रहा है. आयोनाइजेशन ऑफ अ गैस ऑकर्स ड्यू टू सप्लाई ऑफ हाई वोल्टेज ऑफ 40 to 80 किलो वोल्ट एंड बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर फॉर्म. तो अब जब हमने यहाँ पे सप्लाई दिया 40 to 80 किलो वोल्ट का, तो आयोनाइजेशन ऑफ गैस, मतलब ये जो गैस अंदर आया डर्टी गैस, तो उसका और ये जो हमने इनपुट दिया दैट इज़ डीसी करंट दिया दैट इज़ 40 to 80 किलो वोल्ट. तो इतना वोल्टेज हमने सप्लाई किया है, तो क्या होता है कि जो आयोनाइजेशन फॉर्म हो जाता है, और दोनों भी किस फॉर्म में,
दे आर एंड बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर फॉर्म। तो वहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं। तो पॉजिटिव आयंस ट्रैवल टू द नेगेटिव चार्ज वायर इलेक्ट्रोड दैट इज डिस्चार्ज और एमिटिंग इलेक्ट्रोड्स। जो पॉजिटिव आयंस जो क्रिएट हुए हैं, जो पॉजिटिव आयंस क्रिएट हुए हैं वो किसके तरफ जाएंगे, वो एमिटिंग इलेक्ट्रोड्स मतलब नेगेटिव, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन होता है। तो यही एक है कि पॉजिटिव आयंस जो क्रिएट हुए हैं वो अट्रैक्ट होंगे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड्स को, दैट इज एमिटिंग इलेक्ट्रोड्स को, एंड द नेगेटिव आयंस इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल्स टुवर्ड्स द ग्राउंडेड कलेक्टिंग बट देयर वेलोसिटी डिक्रीजेस एज दे मूव अवे। और जो नेगेटिवली चार्ज आयंस है वो किस तरफ मूव करेंगे, वो मूव करेंगे नीचे की तरफ, जो ग्राउंडेड है दैट इज कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड्स जो पॉजिटिवली चार्ज एक्ट कर रहा है। तो नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा और पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। एज दिस नेगेटिव आयंस दैट इज इलेक्ट्रॉन्स मूव्स कलेक्टिंग दे कोलाइड विथ फाइन पार्टिकल्स लाइक फ्लाई एश डर्ट डस्ट एक्सेट्रा सस्पेंडेड इन द गैस स्टीम एंड गिव द नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड के जस्ट ऊपर डर्ट गैस है, डर्ट गैस एंटर हो रहा है। तो जैसे ही यहाँ पे जो नेगेटिव आयंस कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड की तरफ जब आते हैं तब ये डर्ट गैस से मिलते हैं, मतलब कोलाइड होते हैं और इनके जो फाइन पार्टिकल से कोलाइड होते हैं। और कोलाइड होने के कारण ये क्या होते हैं, क्या लिखा है ज़रा देखते हैं। दे कोलाइड विथ फाइन पार्टिकल लाइक फ्लाई एश एंड सस्पेंडेड इन द गैस स्ट्रीम। तो उसके साथ कोलाइड होते हैं और thus these negatively charged particles are driven to the positively charged collecting electrodes by the electrostatic force। तो यहाँ पे जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है वो क्या करेंगे कि that are driven to the positively charged collecting electrodes, sorry, they collide with a fine particle like fly, ash, dirt, dust, etc. suspending in the gas stream and give them negative charge. ओके, इट मीन्स कि यहाँ पे जो भी डर्टी गैस आया है उसके साथ जो इलेक्ट्रॉन जब जो इलेक्ट्रॉन चार्ज जब मूव कर रहे हैं, नेगेटिवली चार्ज जो है वो मूव कर रहे हैं कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड के लिए पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ एक्ट कर रहा है। तो उस तरफ जब अट्रैक्ट होंगे तब बीच में डर्टी गैस आ रहे हैं तो उनके पार्टिकल्स के साथ वो मिक्सड अप हो गए, कोलाइड हो गए, और कोलाइड होने की वजह से वो जो डर्ट गैसेस हैं उनको भी किस में कन्वर्ट कर देंगे, नेगेटिवली चार्ज में, नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट कर देंगे। दिस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स आर ड्रिवन टू द पॉजिटिव चार्ज कलेक्टिंग रॉड्स बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अब ये जो डर्टी गैस का जो नेगेटिवली चार्ज आयंस नेगेटिवली चार्ज जो बने हैं तो वो किस तरफ, अब नेगेटिव है तो किस तरफ, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, डेट इज़ कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। और कौन से बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कौन से फोर्स से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की मदद से। सिंस फाइन पार्टिकल्स ऑफ एयर शूट्स डस्ट आर सेपरेटेड फ्रॉम द डर्टी गैस एंड गेट एक्यूमुलेटेड ऑन द कलेक्टेड इलेक्ट्रोड्स वी ऑब्टेन क्लीन गैस एज आउटलेट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। तो जब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव मिलते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इस पर जो भी डर्ट है, जो वो इलेक्ट्रॉन्स में जो डर्टी गैस है उसमें से हम क्या कर सकते हैं, वो जो डर्ट है वो निकाल सकते हैं। और यहाँ पे कलेक्टेड डस्ट लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम यहाँ पे वो स्टोर हो जाएंगे और फिर जो क्लीन गैस है यहाँ ऊपर की तरफ बाहर से निकल जाएंगे। The collecting electrodes have large contact surface accumulated particles of ash, soot, dust, dirt, etc. are removed from the collecting electrodes when collecting electrodes are wrapped mechanically. ओके, तो इन शॉर्ट यही है कि इसमें जो डर्टी गैस है वो बाय मीन्स ऑफ वोल्टेज और बोल सकते हैं नेगेटिव आयंस की मदद से उसे क्लीन किया जाता है और फिर उस क्लीन गैस को बाहर चिमनी के थ्रू छोड़ दिया जाता है। तो ये किसकी मदद से, ये पूरा प्रोसेस जो है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर।
ओके, इसके कुछ एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है। दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर कैन रिमूव द फाइन डस्ट पार्टिकल्स एफिशिएंटली। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स भी वो निकाल सकते हैं। लो मेंटेनेंस चार्ज, इजी टू ऑपरेट, इट इज़ मोस्ट इफेक्टिव विथ द हाई डस्ट लोडेड गैस, डस्ट इज कलेक्टेड इन ड्राई फॉर्म। ओके, नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, capital cost is high, operational charges are high, space requirement is more compared to other dust collector. If gas velocity above the design speed increases, its collection efficiency is reduced. Okay, तो सॉरी, ये था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। तो इनके जो एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, ये सारे आपको जब अगर एक्सप्लेन अगर बोला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या है, तो उसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ये चारों चीज़ विथ डायग्राम के साथ आपको बनाना होगा। नेक्स्ट चलते हैं कंट्रोल सिस्टम। फॉर ऑप्टिमम ऑपरेशन ऑफ द पावर प्लांट इट इज़ एसेंशियल टू डिपेंड ऑन ऑटोमेशन एंड कंट्रोल विच यूटिलाइजेस वेरी सोफिस्टिकेटेड कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग टेक्निक्स। तो एक शॉर्ट में मैं बता देता हूँ, कंट्रोल सिस्टम क्या होता है कि कोई भी चीज़ अगर प्रोसेस हो रहा है या कोई भी मशीनिंग हो रही है, तो उस पर कंट्रोल कैसे पाया जाए। उस पर एक कोई भी चीज़ है, अगर हमारा उस पर कंट्रोल नहीं रहेगा, तो कंट्रोल नहीं रहने की वजह से क्या होगा कि काम ख़राब हो जाएगा। अगर काम गलत वे में, अगर कोई वर्क अगर हो रहा है वो गलत हो रहा है, मतलब जो जैसा हमें चाहिए डिज़ायर्ड कंज्यूमर के हिसाब से, कंज्यूमर को जैसा चाहिए उस हिसाब से नहीं हो रहा है, सो दैट विल बी गिव लॉस फॉर दैट विल बी लॉस फॉर ऑल द पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, और इनडायरेक्टली सबको लॉस होगा। सो ये कंट्रोल सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। पहले जो अभी तो सारे कंट्रोल सिस्टम कैसे होते हैं कि जो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, कंप्यूटराइज्ड होते हैं सारे। पहले मैनुअली करना होता था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो सब सारे जो कंट्रोल सिस्टम है, मशीन के जो भी कंट्रोल सिस्टम है, वो कंप्यूटराइज्ड हो गए हैं। और ये जो कंट्रोल सिस्टम की मदद से जो ह्यूमन एफर्ट है वो कम लगता है। नेक्स्ट है हमारा कौन कौन से टाइप्स से हम देखेंगे। टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। मेजर सिस्टम फॉर पावर प्लांट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल इन द टिपिकल पावर स्टेशन आर। पहला है प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम। सो ये क्लोज लूप की तरह काम करता है, विच ऑटोमेटिकली कलेक्ट्स प्लांट डेटा बाय रीडिंग इंस्ट्रूमेंट एंड मॉनिटर द फिजिकल एंड इलेक्ट्रिकल पैरामीटर एसोसिएटेड विद द बॉयलर, टर्बाइन एंड जनरेटर कंटिन्यूसली। मतलब क्या करेगा, ये वहाँ से ऑटोमेटिकली जो काम हो रहा है टरबाइन या कहीं पे भी, टरबाइन या बॉयलर या जनरेटर, तो कहीं पे भी जो काम हो रहा है, वर्क हो रहा है, तो वहाँ से डेटा कलेक्ट करेगा ऑटोमेटिकली। और जो रीडर है, जो एक बोल सकते हैं जो वर्कर है, ऑपरेटर है, उसे फीडबैक देगा। तो ये क्या हो गया, एक क्लोज लूप्ड हो गया कि हम और फिर उस हिसाब से अगर कुछ डेविएशन मिल रहे हैं उसमें, अगर ऑपरेटर को लग रहा है कि कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है इसमें, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, सो वो कंट्रोल कर सकता है उस चीज़ को। द सिस्टम इज़ यूज टू कंट्रोल पम्प्स, वॉल्स एंड स्विचेस फॉर रूटीन फंक्शंस एंड ड्यूरिंग स्टार्टअप एंड शटडाउन पीरियड्स। तो किस 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 पे कंट्रोल होता है इज प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम, दैट इज़ कंट्रोल पंप पे होना चाहिए, कितना कभी पंप ओपन करना है, कभी क्लोज करना है, वॉल्स एंड स्विचेस फॉर रूटीन फंक्शंस। तो ये सारी चीज़ें में प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम यूज़ होते हैं। Operational monitoring system. This system collects the operational data which could be utilized by the plant operators for record keeping. तो जो हमें रिकॉर्ड रखने के लिए क्या करना, जो भी ऑपरेटर है वो अगर उसे रिकॉर्ड रखना है या फिर रिपोर्ट रखना है या फिर कोई एक मशीन का एनालिसिस करना है, तो उस वो जो डेटा कलेक्ट करेगा, डेट विल बी ऑपरेशनल मॉनिटरिंग सिस्टम। क्या क्या ऑपरेशन हो रहे हैं उसके हिसाब से वो मॉनिटर करके, मतलब उसको मॉनिटर करके और फिर वो डेटा कलेक्ट करके वो अपने पास रखेगा और रिपोर्ट करेगा। ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल सिस्टम। सो दिस सिस्टम एडजस्ट द जनरेशन कैपेसिटी अगेंस्ट लोड, देयर बाय मेंटेनिंग द क्वालिटी। इट ऑल्सो मिनिमाइजेज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन एंड ट्रांसमिशन।
तो ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल सिस्टम, तो इससे डायरेक्टली पता चल रहा है कि जो भी कंट्रोल सिस्टम होगा वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। दैट विल बी, अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो डैट ना कोई ह्यूमन का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, दैट विल बी कंट्रोल्ड ऑटोमेटिकली। लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल सिस्टम, so this system is used to monitor generation load by maintaining frequency at the set value. It also monitors net power interchanges with the neighboring control areas at the set value and power allocations among a generating unit at economical rates. नेक्स्ट है हमारा पावर प्लांट मेंटेनेंस। सो कुछ कंट्रोल सिस्टम उस पर भी होते हैं जो अगर मेंटेनेंस का किसी मशीन पे मेंटेनेंस का ज़रूरत है तो वो मेंटेनेंस मैनुअली, पहले आदमी मैनुअली जाता था, देखता था कि हाँ इसको मेंटेनेंस का ज़रूरत है, इस मशीन को मेंटेनेंस का ज़रूरत है कि नहीं। बट अब कैसा हो गया है कि ये कंट्रोल सिस्टम ऐसा हो गया है कि वो जो मशीन है तो अगर उसको मेंटेनेंस का ज़रूरत कर रहा है तो वो एक सिग्नल देगा, वो एक सिग्नल देगा, तो ऑपरेटर को पता चल जाएगा कि हाँ अब इसमें मशीन को मेंटेनेंस की ज़रूरत है और फिर उस हिसाब से काम होगा। नेक्स्ट है हमारा प्लांट मॉनिटरिंग सिस्टम। जो प्लांट है उसे कैसे मॉनिटर है। दिस सिस्टम कलेक्ट्स द डेटा फॉर द पर्पज ऑफ फ्यूल मॉनिटरिंग एंड परफॉर्मेंस कैलकुलेशन विदाउट परफॉर्मिंग एनी कंट्रोल एक्शन। डेटा स्टोर्ड इन द सिस्टम मे बी रिट्राइव टू प्रिपेयर रिपोर्ट्स एंड परफॉर्मेंस एनालिसिस। सो पूरे प्लांट में सारी जो मशीन्स हैं और सारे जो काम जो कैसे चल रहे हैं उसे कंट्रोल कैसे करना है, तो वो सब आते हैं प्लांट मॉनिटरिंग सिस्टम में। ओके, एलिमेंट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज फॉर मेजरिंग प्रेशर, टेम्परेचर, फ्लो, कंडक्टिविटी। तो अलग अलग जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं हम, जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, फ्लो, फिर कितना प्रेशर है, कितना टेम्परेचर है, कितना कंडक्टिविटी है, फ्लो है, तो ये सारे को मेजर करने के लिए हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं on the operating condition and also to control these parameters within the normal operating range. The cost of instrument in the plant range between 7 to 10% approximately of the total cost of plant. तो द इंस्ट्रूमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 ब्रॉड कैटेगरीज। तो पहला होता है, जो पहला इंस्ट्रूमेंट है वो इंडिकेटर है। दैट इंडिकेटर ओनली प्रोवाइड इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द पैरामीटर। इंडिकेटर सिर्फ बताएगा कि अभी आपका जो पैरामीटर है उसकी वैल्यू कितनी है, जो इंस्टेंट जो अभी फ़िलहाल में जो इसका वैल्यू है, उसका पैरामीटर, कोई भी पैरामीटर का उसका वैल्यू कितना है, तो वो इंडिकेटर जस्ट इंडिकेट करने के लिए काम आता है। रिकॉर्डर्स क्या करेगा, जो इंडिकेटर जो इंडिकेट कर रहा है उसे वो रिकॉर्ड करके रखेगा, उसे वो रिकॉर्ड करके हम रख सकते हैं। दैट कैन बी रिकॉर्डेड। तो जितने भी जो भी कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो अभी समझो लोड, अगर कोई एक मशीन लोड मेजर कर रहा है तो पहले 40 किलो न्यूटन, फिर 30 किलो न्यूटन, फिर 20 किलो न्यूटन, तो ऐसे ये जो वेरी हो रहा है तो इसको हम एक रिकॉर्ड की तरह रख सकते हैं। इंडिकेटर सिर्फ इंडिकेट करेगा, बट रिकॉर्डर क्या करेगा, उस इंडिकेटर में जितने भी मशीन में जितने भी लोड इंडिकेट कर रहे हैं वो सारे को रिकॉर्ड करके रखेगा। नेक्स्ट है हमारा अलार्म्स और है ना annunciation. They get the signal from the indicators or recorders and compare the instantaneous value of the parameter with the set value and cause the operator above abnormal operation condition with the help of alarm or some kind of sound. तो क्या करेगा, जो भी फीडबैक आएगा, जो भी इंडिकेटर या रिकॉर्डर हमें मिलेगा, या जो भी सिग्नल मिलेगा, इंडिकेटर जो सिग्नल देगा, तो जो एक सेट वैल्यू है उसके साथ हम कंपेयर, जो ऑपरेटर क्या करेगा, जो उसके साथ कंपेयर करके फिर देखेगा कि कितना हमें जो चाहिए उससे कितना वैल्यू डेविएट हो रहा है, तो और फिर उसके वजह से हम उस पर जो भी हम उस पर कंट्रोल करना चाहे वो कर सकते हैं। फिर डेटा एक्विजिशन सिस्टम। सो इट एक्वायर्स द सेंसर डेटा फ्रॉम फील्ड इंस्ट्रूमेंट and produces useful output information for plant operation in the form of displays and hard copies. ओके, ठीक है। सो अभी हम आज के लिए बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम आगे का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।